हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3.2। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ये कह रहा है कि इन एग्जाम्पल 3.1, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था, जो कि कुछ आया था 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही कम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ, इतना ही आया था। फॉर करंट्स इन द रेंज फॉर ए फ्यू एम्पियर्स, यहाँ पर जो करंट दिया गया था वो था 1.5 एम्पियर। कॉपर दिया गया था, मेटल था कॉपर। हाउ इज देन करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड। इसका तो जवाब जो है सो उस वक्त ही दे दिए थे, लास्ट डे ही दे दिए थे लास्ट वीडियो में। उसमें ये हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर करंट जो है, ये मान लीजिए आपके पास जो कंडक्टर है, मान लीजिए आपका बैटरी है, यहाँ पर तो लग रहा है कि छोटा सा तार है, मान लीजिए बहुत बड़ा भी है तो भी ये जैसे ही स्विच यहाँ पर हम ऑन करते हैं, मान लीजिए एक स्विच है, स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तुरंत ही करंट फ्लो करने लगता है। ये जो लाइट है यहाँ पर, यदि लाइट है, बल्ब है, तो वो जल जाता है तुरंत। ये मान लीजिए बल्ब है आपका, तुरंत जल जाता है। तो ऐसा कैसे होता है जबकि इसका स्पीड बहुत ही कम है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है, जो इधर से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, देखिए करंट इधर चलता है, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना जरूरी नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। यह मेटल का बना हुआ वायर, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यदि डेवलप हो गया तो हर जगह के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, हर जगह के इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन हर जगह मूव कर रहा है तो मतलब हर जगह करंट है, और उसी करंट से इसमें ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डिवाइस है, वो काम करना शुरू कर देता है। तो हालांकि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है किस स्पीड से चल रहा है, बहुत ही कम स्पीड है, सम मिलीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुरंत एस्टेब्लिश हो जाता है, और इसका एस्टेब्लिश होने का स्पीड है c। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके करीबन होता है। इतना तो नहीं होगा मेटल में, थोड़ा कम होगा, लेकिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ यही रहता है। इसलिए इमिडिएटली ही इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। यह पावर प्लांट है, ये यहाँ पर हमारा सिटी है, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें चल रहा है, सर्किट है। तो पावर, यहाँ से जो पावर आता है, मान लीजिए ये यदि आपका 1000 किलोमीटर भी है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से यहाँ आने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो इमीडिएटली हो गया, और इस इमीडिएटली इस स्पीड से हो गया। अब यदि आप जो है सो सूरज पर या चांद पर पावर प्लांट बनाएं और यहाँ पर लेके आएँ, और जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको 1.25 सेकेंड का टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश होने में। तो उसके बाद में आपका यहाँ पर बल्ब जलेगा, लाइट जलेगा। तो यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. ओके, ये आपका जो मेटल है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो ऑलरेडी चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं इसके अंदर में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू करता है। तो जब ये मूव करना शुरू करता है तो इसमें एक्सलेशन होना चाहिए। तो फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? why then do the electrons acquire a steady average drift velocity? ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, जो आपका कुछ आया था 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये स्टेडी स्टेट वेलोसिटी है, मतलब इसका वैल्यू मोरलेस सही रहता है, स्टेडी स्टेट है, ये चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर यदि एक्सलेशन है इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितना है, E/m, ये एक्सलेशन है, और एक्सलेशन रहने का मतलब है उसका वेलोसिटी जो है सो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ वेलोसिटी स्टेडी स्टेट में क्यों आ जाता है? आप याद कीजिए वर्षा के पानी को, जो है जो क्लाउड से पानी बरसता है, हाँ, वो भी जब वहाँ से चलता है, आसमान से चल रहा है,
वर्षा का बूंद धरती पर आ रहा है, तो कुछ ही दूर आने के बाद में वो जो है सो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, उसके बाद उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। तो वहाँ पर किसने रोका उससे वेलोसिटी बढ़ने से? किसी ने रोका, वो है फ्रिक्शन ने रोका, राइट। यहाँ पर भी कोई रोकेगा उसको? यहाँ पर भी जो है सो फ्रिक्शन ही एक तरह से है जो रोकता है इसको, रेजिस्टेंस रोक देता है, जिसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट वर्ड है वो है रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो लैटिस से टकराता है। आपके पास तो लैटिस है, यहाँ पर किसी मेटल में है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाके इससे टकराया, यहाँ से चला इससे टकराया, इससे टकराया, ऐसे टकरा रहा है। और टकराने के बाद में उसका स्पीड को क्या होता है, उसका जो स्पीड है, हाँ, वो चेंज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और थोड़ा सा एनर्जी अपना जो है सो इसको दे देता है, इस एटम को। ये एटम जो है मैंने न्यूक्लियस को जो है वो जो वहाँ पर आयन है, एक इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से निकला हुआ है ना, तो जो आयन है यहाँ पर मेटल आयन, उसको अपना एनर्जी थोड़ा सा दे देता है और उस एनर्जी को लेकर वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। तो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया और इस तरह से वो सारा का सारा एनर्जी जो भी इसे एक्वायर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, वो इसको ट्रांसफ़र कर देता है और अपना उसका स्पीड जो है सो ये हो जाता है, क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट वाला स्पीड हो जाता है 1.2 मीटर पर सेकंड, कुछ इस ऑर्डर का। तो हाँ, वो एक्सलेटेड होता है, लेकिन जब कोलिजन होता है, कोलिजन के पहले तक तो एक्सलेटेड रहता है, लेकिन कोलिजन होने के साथ में ही वो उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो पूरा रैंडम हो जाता है, न किस डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं, पूरा रैंडम है और अपने थोड़ा सा एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से वो जो फिर नया सीरीज से स्टार्ट करता है और वो जो एक्वायर करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि कोलिजन की वजह से उसका वेलोसिटी जो है बिल्कुल रैंडम रहता है, उसमें थोड़ा सा जो कंपोनेंट है वो इसका आता है और बाकी सब तो रैंडम ही रहता है और इस कंपोनेंट की वजह से थोड़ा ड्रिफ्ट करता है। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर आया, अब ये इससे जो कोलिजन हुआ है तो कुछ इस तरह से करके ये इधर यहाँ तक आ जाएगा। ये आपका ए बी था, तो अब केस में ए बी बी प्राइम आ जाएगा, थोड़ा सा इधर मूव कर गया यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसलिए वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर करता है, क्योंकि यहाँ पर भी उसे रोकने वाला है, कोलिजन से टक्कर नहीं होता तब तो एक्सेलरेटेड रहता है। ओके, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि देखिए वी जो है सो बहुत कम है, ये बहुत स्मॉल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल है और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो भी स्मॉल है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम, ये स्मॉल है, ये दोनों ही स्मॉल है। स्मॉल चार्ज बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, तो करंट जो होता है वो होता है Q/T, राइट। तो Q कितना हो गया यहाँ पर देख लीजिए, Q/T है, 1 सेकंड में जितना करंट चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो बहुत कम है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो बहुत कम है और इसको होना चाहिए बहुत ही स्मॉल है एज पर द क्वेश्चन। हाँ, ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, और मिसिंग ये है कि आप भूल गए कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं मेटल में, केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन को हम यदि देखेंगे यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो चार्ज कितना करंट आता है, तो करंट आता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो आ जाता 10⁻⁻ कुछ -22 कूलम, -22 एम्पियर। इसी को रख के देखिए ना, इसको वैल्यू जो है यहाँ रख दीजिए और वी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका। Q का वैल्यू हो गया 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ और वी का वैल्यू है 1.2 मिलीमीटर, जस्ट 10⁻³ लीजिए, और टाइम जो है 1 सेकेंड है। तो देखिए किस ऑर्डर का आया, -22 एम्पियर, एकदम 0 एम्पियर आ रहा है। लेकिन वैसा नहीं होता है, कुछ तो एम्पियर मिलता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ऐसे बहुत कम तो मिली एम्पियर ऐसे मिलता है। और उसका वजह यह है कि बहुत ज़्यादा नंबर में ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा नंबर में, ये लार्ज है। इसको n से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कुछ ऑर्डर होता है 10⁻29 28 ऐसे इस नंबर का होता है। तो ये जो बहुत छोटा नंबर यहाँ आ रहा था, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सो अवेलेबल है किसी भी मेटल में, ये वही नंबर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, वो है 10⁻29 28 का ऑर्डर का। और तब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको अच्छा खासा ये मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी में देखते हैं क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? When electrons drift in a metal from lower to higher potential, देखिए क्या होता है कि आप जो है सो ये मेटल है, ठीक है, और इस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करता है, लेफ्ट साइड में, और उसका स्पीड क्या होता है, कुछ जो है सो मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत छोटा होता है लेकिन होता है। डायरेक्शन उसका क्या है, किधर है, इधर है। तो क्या एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या, ये जो लेफ्ट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्या, नहीं, वो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं सोचिए कि जैसे चिड़ियाँ उड़ती है फ्लॉक में, हाँ, फ्लॉकिंग जो बर्ड्स हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ती है, या आप रेलवे स्टेशन में जब गाड़ी आती है और लोग उतर के स्टेशन से बाहर निकलते हैं सारे एक साथ में, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस में है, मेटल में है, और मेटल जो है सो एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का अपना स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, राइट, और उसी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये आयन बन गया, ये सारे जो है सो एक तरह से आयन बन गए, और यहाँ पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब सब प्लस है, आयन बने हुए हैं, ये एटम है। और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ पर हर जगह है, ठीक है। अब वो कैसे मूव करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाते हैं वो ऐसे नहीं मूव करता, उसका अपना मोशन होता है, यहाँ से टकराया, इधर से गया, अपना रैंडम मोशन है, और वो मोशन यहाँ से टकराने के बाद में इधर गया, इससे टकराया, उससे टकराया, वो टकरा के अपना घूमता रहता है, ऐसे करके घूमते रहता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर जितना राइट जाता है उतना ही लेफ्ट आता है, डायरेक्शन रैंडम है, इसलिए उसमें कोई करंट नहीं है। लेकिन फील्ड लगाते हैं तो ये मोशन अपना नहीं छोड़ देता है, ये जो मोशन इसका है जिस तरह से जा रहा है उसी रास्ते में लगभग जाता है, थोड़ा सा इसके रास्ते में थोड़ा सा इसका प्रोजेक्शन इधर आ जाता है, जैसे यहाँ से जो है थोड़ा सा टकराया, इधर आया, मान लीजिए कि इधर से टकराया, कुछ इधर से टकराया, और ऐसे करके यहाँ पर आ गया, ऐसे थोड़ा सा इधर आ जाएगा कोई पर्टिकुलर टाइम में। तो सारे एक साथ में बर्ड जैसे फ्लॉक करते हैं ना, सारी चिड़ियाँ जो एक साथ में उड़ती है, या स्टेशन में ट्रेन के आने के बाद सारे लोग एक साथ स्टेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस तरह भीड़ की तरह ये नहीं चलते, ये अपना यही मोशन करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इधर आ जाता है, इसका जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यही इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यदि सारे एक साथ में मूव करते तब तो ये एक्सलेशन लेके मूव करते, और एक्सलेशन लेके मूव करते तो ये स्पीड जो है सो लिमिट में क्यों रहता, ये इसका स्पीड बढ़ता नहीं, ये स्टेडी स्टेट क्यों रहता, स्टेडी स्टेट नहीं रहता, वो लगातार बढ़ते रहता है। तो यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ वो कोलिजन करते हैं, सारे साथ में नहीं चलते। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स with the positive ions of the metal in the absence of electric field and in the presence of electric field? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। रिलेटेड क्वेश्चन है डी ई। देखिए यदि एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, तब तो जो है ये हमारे लैटिस से पॉइंट्स है, क्रिस्टल का जो जिस चीज़ से बना हुआ, मान लीजिए कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर आयंस हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट मूव की, कहीं कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ लिए हैं, इसको, ये गया, इससे टकराया, इससे टकराया, फिर इधर आया, फिर इससे टकराया, ऐसे करके अपना चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो है सो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, दूसरा कोलिजन के पहले तक एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ है ये, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं वो जीरो नहीं है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने राइट साइड में लगाया तो वो लेफ्ट में जाना चाहेगा थोड़ा सा, तो अब क्या होता है, तब उस सिचुएशन में ये होता है कि ये जो यहाँ से चलता है इधर ज़रूर है,
लेकिन चूंकि फोर्स इस पर लेफ्ट में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, इस वजह से उसमें फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट में जाना चाहेगा, तो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है पाथ। वो इधर जाना चाहता है लेकिन ये फोर्स थोड़ा सा उधर ले जाता है, तो थोड़ा सा कर्व्ड जैसा हो जाएगा ऐसे, फिर इधर से थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। और ये कर्व्ड जो कौन कर रहा है, ये फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो उसको थोड़ा सा कर्व्ड कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तब वो कर्व्ड पाथ में चलता है, थोड़ा सा कर्व्ड रहता है लेकिन कर्व्ड पाथ में चलता है। यही आपका आंसर है। तो ये था एक क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, क्या है, मोबिलिटी पर। मोबिलिटी किसे कहते हैं? देखिए ये जो है सो रिलेटेड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बहुत छोटा है, 1.2 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का है, ठीक है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जैसे मेटल है इसमें, वो तो ऐसे वैसे करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस पर फील्ड हम इधर लगाए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, सीधा रास्ता में नहीं चलता है, टकराते हुए चलता है, लेकिन चलता है और उसका स्पीड बहुत कम रहता है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है इसका, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जो भी कहो, वो बढ़ जाएगा और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके पहले वाला जो शुरू में जो पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको दिखाया था कि वी डी जो होता है वो माइनस ई बाय एम, ये एक्सलेशन हुआ, और ये टाव, टाव जो है सो फिक्स्ड है, इसको कहते हैं मीन कोलिजन टाइम या एवरेज कोलिजन टाइम। जो कोलिजन, एक कोई सारे इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, वो एवरेज कितना टाइम के बाद में कोलाइड करता है, मतलब जो कोलिजन टाइम है सारे इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं और बहुत सारे टाइम तक के लिए निकालते हैं, और वो सारे को एवरेज कर निकालते हैं, तो ये है हमारा एवरेज कोलिजन टाइम। और ये जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ये मटेरियल चेंज कर दीजिए, ये टाव चेंज कर देगा। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा है, हाँ, वो इसके लिए ये वैल्यू जो है सो बड़ा है। बड़ा होने से क्या होता है, कोलिजन जल्दी नहीं होता है। यदि कोलिजन जल्दी नहीं होगा तो आराम से चलेगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन हमने निकाला था और वहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि वी डी जो है सो ई के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रहा है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाता है, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ता है। हम एक ऐसा क्वांटिटी चाहते हैं जो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड ना करे, वो मटेरियल का सिंपली एक प्रॉपर्टी हो। तो वो हम क्या करते हैं, यदि वी डी को यहीं पर देखिए ई से डिवाइड कर देते हैं। अब हम स्केलर ले रहे हैं, वी डी को यदि हम ई से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, और मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं, सब कुछ भूल जाइए डायरेक्शन वगैरह। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है ई टाउ बाय एम। और ये जो है सो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ किसका, मेटल का, कंडक्टर का, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी है स्पीड, कौन सा स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, यही आपका एक्सप्रेशन है मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी कुछ नहीं है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसमें बाहर वाला फैक्टर कोई काम नहीं करता है, और ये होता है ई टाउ बाय एम। हाँ, और इसे आप डिफाइन करते हो ऐसे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पर यूनिट अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम कहते हैं मोबिलिटी। ये आपका मोबिलिटी है। तो जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यहाँ से देखिए ई बाय एम तो फिक्स्ड है, ई बाय एम तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ आयंस होंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है सो मेटल पर ही कन्फाइंड है। हम मेटल की बात करते हैं, और मेटल की जब बात करते हैं तो उसमें जो चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड है, उसका मास भी फिक्स्ड है। तो ये जो है ई बाय एम ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया आपका। तो यहाँ पर जो म्यू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो केवल एंड केवल टाउ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का भी नहीं है, ये सारे मटेरियल के लिए भी सेम है, कांस्टेंट फॉर ऑल मटेरियल्स, ऑल टेम्परेचर,
कुछ भी हो जाए, ये मास चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये चेंज नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स हम रिलेटिविस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जब स्पीड उस मटेरियल का लेकर आप चल रहे हो, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसके कंपेरेबल, तब सारी चीज़ें चेंज हो जाता है। हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या चेंज हो रहा है, केवल टाउ चेंज हो रहा है, और टाउ जो है सो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये टाउ यदि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, कम रहेगा तो कम अच्छा कंडक्टर है, वो यहीं से डायरेक्ट नज़र आता है। तो मोबिलिटी उसमें कितना मोबाइल है, हाँ बढ़िया से। यहाँ पर किस मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, रैंडम मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम मोबिलिटी की जो बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चलता है, कितना इजीली लेफ्ट में चलता है, हाँ वो डिपेंड करता है टाव पर। ये टाव यदि ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा, तो ये जो है सो इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, मोबिलिटी ज़्यादा होगा, बहुत आसानी से चलेगा। आप बोलोगे टाइम ज़्यादा होगा, यदि यदि टाव बढ़ा दिए तो ये कैसे ज़्यादा अच्छा से चलेगा, इसलिए क्योंकि टाव बढ़ा दिए। ये तो कोलिजन टाइम है, ये कौन सा टाइम है, जब कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ में। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ में नहीं, ये लैटिस से कोलाइड करता है, यहाँ पर आयन से करते हैं, मेटल आयन से जब कोलाइड करता है वो टाइम बढ़ गया, वो टाइम जो है सो बढ़ गया। वो टाइम जब बढ़ गया तो कोलिजन लेट से होगा, यदि कोलिजन लेट से होगा तो ये अपना काम करेगा, राइट, ये तो हमेशा कर रहा है। तो कोलिजन लेट से हो रहा है तो ये इधर लेफ्ट में ज़्यादा जा पाएगा, इसको जो इफेक्ट लेफ्ट में पूरा जो जाता और नहीं जा पा रहा, वो रीजन है कि रैंडम मोशन की वजह के बाद में जो कोलिजन होता है वही उस पर असर डालता है। कोलिजन के बाद में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कंप्लीटली रैंडमली चेंज करता है। मान लीजिए इसका अपना कोई वेलोसिटी होता भी शुरू में 100-200 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए वो है या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिए तो उससे उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में अच्छा खासा चल लेता है, लेकिन वो नहीं चल पाता क्योंकि कोलिजन होता है। तो ये टाव है वही कोलिजन टाइम, मीन कोलिजन टाइम। ये बढ़ गया मतलब कोलिजन अब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो अच्छा खासा मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा लेफ्ट में चल सकता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गया। तो ये है हमारा म्यू का, म्यू मोबिलिटी कहते हैं। तो जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा उसका वो अच्छा कंडक्टर, जिसका मोबिलिटी कम है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। और फिर टेम्परेचर यदि हम जो है सो घटा दें तो क्या हो जाएगा, यदि हम टेम्परेचर को घटा दें तो ये जो टाइम है, कोलिजन टाइम है, ऑफ कोर्स ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, कोलिजन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर घटा देने के बाद में ये जो रैंडम मोशन का स्पीड है वही कम हो गया। शुरू में मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर ये मुझे ठीक से पता नहीं सब वैल्यू क्या होना चाहिए, मान लीजिए 400 मीटर पर सेकेंड है। यदि टेम्परेचर को घटा के हम जो है सो -50 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो अब जो है सो हो सकता है कि वो 400 मीटर पर सेकेंड से घट के 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो कोलिजन बहुत उतना जल्दी जल्दी नहीं होगा, राइट, कोलिजन रेयर हो जाएगा, थोड़ा सा कोलिजन रेयर हो जाएगा तो इसका मोबिलिटी बढ़ जाएगा। मोबिलिटी बढ़ जाएगा मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी जो है उसका उल्टा है, घट जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, खूब बढ़िया कंडक्टर का काम करेगा। तो ये था मोबिलिटी, मोबिलिटी आपका। अब चलते हैं वापस ओम्स लॉ पर। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि ओम्स लॉ लगाते हैं, और ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ का मैंने आपको दो डेफिनेशन दिखाया, एक मैक्रोस्कोपिक दिखाया, मैक्रोस्कोपिक जो है, और एक माइक्रोस्कोपिक दिखाया। मैक्रोस्कोपिक में आप जो चीज़ें मेजर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक के लिए बड़ा बड़ा लेवल पर, हाँ वहाँ पर मैंने दिखाया कि V=IR होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके उसने लाया। और सेम चीज़ यहाँ से भी, या और फिर कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से भी हमने, जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके थ्रू ने दो मेथड से, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक मेथड दिखाया, उसमें कहा कि ये जो J है करंट डेंसिटी, वो सिग्मा ई होता है। सिग्मा कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों ही ओम्स लॉ है। अब सवाल ये है कि ओम्स लॉ क्या हर जगह वैलिड है। पहली बात जो है सो ओम्स लॉ मेनली वैलिड है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेटल में। हाँ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे। तो इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक चार्ज कैरियर नहीं है, दो दो चार्ज कैरियर है, और जो भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ कि यहाँ पर ये कंसीडर किया गया ना कि रैंडम मोशन है होता है, और वो एवरेज जो है सो इलेक्ट्रॉन का मोशन का वो 0 होता है। वो सारे उतना अच्छे से वैलिड नहीं है इलेक्ट्रोलाइट में भी, तो वहाँ तो काम नहीं करेंगे। अब मेटल में ही वापस आते हैं, ठीक है, मेटल में भी क्या हर जगह काम करेंगे। तो मेटल में देखिए ये आपका मेटल है,
आप जो देख रहे हो ये डॉटेड लाइन, ये जो है सो V इक्वल टू आई आर का है कम्प्लीटली, V इक्वल टू आई आर। और ये जो है सो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। देखिए जब ये करंट आप बहुत ज़्यादा फ्लो करते हो तो उसमें डेविएशन आता है, कम करंट यदि आप फ्लो करते हो तो डेविएशन नहीं आता है। तो ये भी इक्वल टू आई आर बहुत अच्छा है यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करंट फ्लो नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक तो बहुत अच्छा काम करता है। जब बहुत ज़्यादा आप करंट फ्लो करने लगोगे तो डेविएशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एक यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि वेरी हाई करंट लेवल पर जो है ये ढंग से काम नहीं करता, थोड़ा सा डेविएशन आता है। और दूसरा दूसरा यहाँ पर है, ये जो है आपको दिख रहा है वो एक डायोड का है। डायोड एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। और उसमें यहाँ पर देखिए क्या दिखाता है कि जब आप वोल्टेज को जो है मेटल में यदि आप वोल्टेज लगाए हुए हैं, इधर से बैटरी इधर मान लीजिए हम लगाते हैं, ये बैटरी हमारा है, ठीक है, करंट इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब जब आप इसको पोलरिटी को चेंज कर दोगे इधर से, इसका भी पोलरिटी चेंज हो जाएगा और बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, अब इधर से फ्लो करेगा। और इसमें जो करंट का अमाउंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर यदि आप सेमीकंडक्टर लिए हुए हो तो एक डायरेक्शन में, ये नाम ही है डायोड। डायोड मैंने कि एक तरह से आप सोच सकते हो यदि साइकिल में आपने कभी हवा दिया है तो वहाँ पर भी एक वाल्व होता है, डायोड एक तरह से वाल्व है। ये डायोड अभी हम लोग कहने लगे जब से सेमीकंडक्टर वाला आ गया, वरना हम लोग उसे डायोड वाल्व कहते थे। पुराने ज़माने में जो है एक ये वाल्व ट्यूब होता था, हाँ, और वाल्व ट्यूब रहता था, यही डायोड का काम करता था। डायोड का मतलब है कि यूनी डायरेक्शनल, उसको एक डायरेक्शन में जाने देने के लिए। बिल्कुल साइकिल में जो साइकिल के ट्यूब में एक वाल्व होता है ना, वो क्या करता है, हवा को अंदर जाने देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ ये यहाँ पर ये भी करता है। तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा यदि आपने उसे कहते हैं उसको फॉरवर्ड बायस्ड, उधर यदि करंट फ्लो करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा तो करता है, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन ये देखिए ये जो से मिली एम्पियर में है, ठीक है, और ये माइक्रो एम्पियर में है, कितना कम हो गया। तो ये और उसके बाद में स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ना ही इधर स्ट्रेट लाइन है राइट साइड में, ना ही लेफ्ट साइड में, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, नो स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ कहता है ना कि V इक्वल टू आई आर, मैक्रोस्कोपिक वाला। तो यहाँ पर यदि V और I के बीच में प्लॉट तैयार करें, जो कि यहाँ किया हुआ I भी कैरेक्टरिस्टिक्स कब है, तो I भी यदि प्लॉट तैयार करें तो एक से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और जो ओरिजिन से होकर गुजरना चाहिए। ये नहीं, ये ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा। तो ये सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल्स हैं लाइक डायोड, ट्रायोड, ट्रायोड का मतलब है ट्रांजिस्टर, वहाँ पर काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद में और भी कुछ स्पेशल मटेरियल हैं। इस सब के बाद में स्पेशल मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है, एक स्पेशल मटेरियल है। आप देखिए कि यहाँ तक तो अच्छा है, V इक्वल टू आई आर, ये काम कर रहा है। उसके बाद में ये नॉन लीनियर रीजन आ गया, यहाँ काम नहीं करता, ठीक है। और तो और उसके बाद में और ताजू वाली बात आती है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। यहाँ पर यदि V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, इधर I है ना, किधर है, I है और V है, ओके। तो 1/r क्या हो गया, 1/r हो गया I/V। यहाँ से देख सकते हो V इक्वल टू आई आर से 1/r इक्वल टू I/V, और I/V जो है सो क्या है, स्लोप है। I/V कैरेक्टरिस्टिक्स में I/V जो है स्लोप है। ये स्लोप आप यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब 1/r नेगेटिव है, इसका मतलब R नेगेटिव है, R नेगेटिव है। नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है सो यहाँ पर दिखा रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। मतलब एक ऐसा भी रीजन आया है वोल्टेज का जहाँ पर आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर यदि हम ओम्स लॉ को यहाँ लगाएं तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, एक्चुअली यहाँ ओम्स लॉ लगेगा ही नहीं। ओम्स लॉ बस यहीं तक लगेगा जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हर जगह ओम्स लॉ काम नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया वो केवल मेटल में काम करता है, और मेटल में भी बहुत ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे तब काम नहीं करेगा।
सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जैसे डायोड वगैरह है उसमें भी करंट फ्लो करता है, हाँ, लेकिन वहाँ एबंडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इस वजह से ये काम नहीं करता। वैसे इलेक्ट्रोलाइट में भी एबंडेंट नहीं है तो वहाँ भी काम नहीं करता। और उसके बाद कुछ स्पेशल मटेरियल हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पर ये बहुत सारे रीजन दिखाते हैं, यहाँ तो नेगेटिव रेजिस्टेंस पे मिल जाएंगे आपको, ये काम नहीं करता। तो इसका लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह काम करता है। अब चलते हैं रेसिस्टिविटी पर, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, और उस बेसिस पर हम जो है सो डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में क्या है कि ये रेसिस्टिविटी जो है सो कम होता है, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा है। कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो होता है 1 बाय रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी जो है उसको हम रो से डिनोट करते हैं। और ये रो आता है आपका जब रेजिस्टेंस जो है उसको लिखते हैं आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रेजिस्टेंस, ये दोनों डायमेंशन है, साइज है और शेप है, उस पर डिपेंड करता है, और रो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है या कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और यह रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हम देखेंगे किसकी बात करेंगे, रेसिस्टिविटी की बात करेंगे, तो रो जो है सो लो होता है, कम रहता है, इसमें रो हाई होता है। और ये सेमीकंडक्टर जो बचा सो ये दोनों के बीच में होता है, रो जो है सो इंटरमीडिएट होता है। तो ये जो लो रो वाला मटेरियल है उसको हम कहते हैं कंडक्टर, कंडक्ट करता अच्छा से, बढ़िया से कंडक्ट कर लेता है। और जो हाई रो वाला है जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसको कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। और ये बीच वाला जो है इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमाई कंडक्टर, राइट। आधा कंडक्टर कंडक्टिंग कर रहा है, मतलब कंडक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा से नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर रहा है। तो ये तीन तरह के मटेरियल हुए, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। इसके अलावा एक और मटेरियल आप कह सकते हो कि इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टर में ये रो का वैल्यू जो है सो 0 होता है। यहाँ पर मेटल में जो है या कंडक्टर में रो का वैल्यू क्या था, कम था, यहाँ कंप्लीटली 0 हो जाता है। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं रहता है। तो इस तरह से जो मटेरियल है वो उसका रेसिस्टिविटी है। और रेसिस्टिविटी यहाँ पर आपने देखा यही रेसिस्टिविटी है। यदि आप रेजिस्टेंस को लिखते हो तो रेजिस्टेंस जो है सो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और आर इज प्रोपोर्शनल टू मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसको हम यहाँ पर रेसिस्टिविटी कहते हैं। अभी जो रेसिस्टिविटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर तो ये मोर और लेस ठीक ठाक रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम टेम्परेचर बनाएं, कुछ ऐसा जाता है, ये देखिए ये आपका डिपेंडेंस है रो टी, टी टेम्परेचर पर क्या रेसिस्टिविटी होगा, रो जीरो टेम्परेचर पर कितना रेसिस्टिविटी होगा, टाइम्स अल्फा रो नॉट टाइम्स अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर कितना होगा, जो इसका रो 0 टेम्परेचर पर होगा उतना, प्लस 0 टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज कितना आता है, वो चेंज आता है अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डेल्टा टी है वो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, चेंज सेम होता है। टी जो है सो केल्विन में और इसमें डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट होता है। एब्सोल्यूट यदि वैल्यू लीजिएगा तो डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो चेंज है वो दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर चेंज है टेम्परेचर में, यदि चेंज है टेम्परेचर में तो ये इसको हम किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में लिखिए या केल्विन में लिखिए, ये वैल्यू है आपका। तो शुरू में जो है 0 टेम्परेचर पर, 0 टेम्परेचर हटा के कुछ और भी कर सकते थे। कहने का ये मतलब है कि रोटी जो है वो जो चेंज आता है इसमें थोड़ा सा, वो कितना होता है, वो होता है इसका शुरू का टेम्परेचर टाइम्स अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर, थीटा 2 माइनस थीटा 1 कहिए,
कैपिटल टी लिखने से ऐसा लगता है कि मुझे अब केल्विन में ही लिखना पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है तो हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि ये जो है सो डेल्टा थीटा, थीटा को डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में चेंज और केल्विन में चेंज दोनों सेम होता है, तो लिख सकते हैं। तो ये जो इस तरह से बढ़ता है रेसिस्टिविटी, तो इसी के हिसाब से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रो होता है R इजकल टू रो टाइम्स L बाई ए। एक गिवन डायमेंशन के लिए L बाई ए फिक्स्ड हो गया, तो R जो सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। तो रो जिस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, R भी उसी तरह से डिपेंड करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये लीनियरली डिपेंड बढ़ता है रेसिस्टिविटी। देखिए लीनियरली, ये लीनियर है, लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे ये जो बातें कह रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पर है। मान लीजिए हम कुछ हद तक 250 केल्विन से लेके 500-600 केल्विन तक गए हैं, और ये हमारा जो है सो रेसिस्टिविटी है रो, और ये हमारा जो है सो टेम्परेचर है, केल्विन में है टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सभी केल्विन में। तो ये हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर ये फॉर्मूला काम करता है, ये वाला। ठीक है, यदि टेम्परेचर हम लो कर दें, जैसे कि यहाँ पर 250 से भी और अच्छा खासा लो कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस से अच्छा खासा लो कर दें, तो देखिए ये कैसे दिखता है, ये नॉन लीनियर दिखाता है, मतलब ये फार्मूला नहीं चलेगा। ये नॉन लीनियर नहीं है ना, ये लीनियर है, ये फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा। तो ये ऐसा दिखाता है इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस तेज़ी से घटता है, यहाँ पर लीनियरली नहीं घटता है। उसके बाद में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो जिसका टेम्परेचर पर ये रोटी जो है ना सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट। जैसे ये मटेरियल देखिएगा, ये मटेरियल है नाइक्रोम का, ये वाला यहाँ पर जो दिखा रहा है नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक एलॉय है जो आयरन में निकल और क्रोमियम, यहाँ पर नी फॉर निकल और क्रोमियम, और इसमें मेन जो है, मेन चीज़ है वो आयरन, उसको नहीं लिखा, जो मिक्स किया है उसको लिखा है, निकल और क्रोमियम को मिक्स करके बनाया है आयरन में, जिसको नाइक्रोम कहते हैं, निकल एंड क्रोमियम। लेकिन मेन एलिमेंट इसमें जो है, मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो आयरन है। तो यहाँ पर जो है सो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आप बोलोगे कैसे कांस्टेंट है, ये तो बहुत अच्छा लीनियरली बढ़ रहा है, ये फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा ना, ये फार्मूला फिट हो जाएगा, हाँ ये फार्मूला फिट हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है अल्फ़ा का वो बहुत बहुत कम है, अल्फ़ा के वैल्यू जो है सो ऑलमोस्ट जीरो है। आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ये आपका 100 केल्विन है, ये जो है सो आपका 100 केल्विन है, आप गए हैं 800 केल्विन तक। 700 केल्विन जाने के बाद में आपका कितना परसेंट बढ़ा है देख लीजिए, 1.10 से 1.20, मतलब 0.1 बढ़ा है आउट ऑफ 700 केल्विन। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/7, 1/70, 0.01%, 0.01% कितना बढ़ा, 0.01%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बढ़ा ही नहीं कुछ। यहाँ पर देखिए डबल हो गया, ये टेम्परेचर कितना है, 100 से 150 पर गए तो 0.2 से 0.4 हो गया, डबल हो गया, 100% बढ़ गया। और यहाँ पर आप जो है सो 800 केल्विन 700 केल्विन गए, और उसके बाद में भी आपका जो है सो 0.01% बढ़ रहा है। तो ये कांस्टेंट है, आप इसको ये नहीं देखिए बहुत अच्छा लिनियरली फिट हो रहा है, लेकिन अल्फा का वैल्यू जीरो है। तो ये जो मटेरियल है, कुछ ऐसे मटेरियल है जहाँ पर रेसिस्टिविटी नहीं बढ़ता है, लेकिन ये स्पेशल मटेरियल है, ये बड़ी मेरे काम की चीज़ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस हो जो टेम्परेचर घटे बढ़े गर्मी और जाड़ा के लिए दोनों अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कि ऐसा नहीं कि जाड़ा में कुछ और रीडिंग दे, गर्मी में कुछ और रीडिंग दे। हमारे यहाँ तो जाड़ा में जो है सो टेम्परेचर लगभग 10 से नीचे चला जाता है, गर्मी में टेम्परेचर 40 के ऊपर चला जाता है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस का जो है सो डिफरेंस होने पर अच्छा खासा यहाँ पर चेंज आएगा, और उसके बाद रीडिंग दोनों के समय जाड़ा में कुछ और गर्मी में कुछ और, तो प्रॉब्लम है। तो ये मटेरियल मेरे लिए काफ़ी अच्छे काम का है उस हिसाब से, ये नाइक्रोम। और नाइक्रोम ही अकेला नहीं है, बल्कि और भी कुछ मटेरियल हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मैंगनीन है। हाँ, तो मैंगनीन पे फिर देखिए नाइक्रोम की तरह यहाँ पर निकल क्रोमियम था, ये मैंगनीन मैंने मैगनीज एंड इन मतलब टीन, तो मैंगनीज और टीन है, इसमें मेन एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉपर है। और दूसरा है कॉन्स्टेंटन, एक जो कॉन्स्टेंटन है ये जो है सो मेनली इसमें कॉपर और निकल है, दो चीज़ें हैं।
ये कॉपर और निकल इसमें मिलाया है, इसका पता नहीं नाम क्यों कॉन्स्टेंटन रखा है, जो भी है वजह। तो ये 3 ऐसे मटेरियल हैं जो उस पर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और ये सारे हमारे बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जहाँ हम चाहते हैं कि टेम्परेचर से इनसेंसिटिव जो है इंस्ट्रूमेंट हमारा हो, टेम्परेचर न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ एक काम की चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। फाइनली एक तो यहाँ पर ये बचा हुआ है आपका, ये है सेमीकंडक्टर, जिससे डायोड बता रहे थे ना, वो डायोड। इसमें पूरा उल्टा है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटता है, रेसिस्टिविटी घटता है, मैंने अच्छा वो कंडक्टर बन जाता है। तो सेमीकंडक्टर को ज़्यादा टेम्परेचर पर ले आइए तो वो जो है सो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मेटल की तरह इसमें दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना। वो तो जो डोपिंग हम करते हैं, जो सेमीकंडक्टर है उसमें थोड़ा सा डोप करके अथवा अच्छा बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा चार्ज कैरियर जो है सो बढ़ जाए। और टेम्परेचर बढ़ने ऐसा क्यों ये बिहेव दिखा रहा है? ऐसा इसलिए बिहेव दिखा रहा है कि आप याद कीजिए, ये रो कितना होता है, ये रो जो है आप कहाँ से लाते हैं रो को? ये ऐसे हम दिखते हैं, हम जो फार्मूला याद रखते हैं वो NeVd फार्मूला याद रखते हैं। ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी रिलेटेड है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हम चाहें तो रख सकते हैं Ne टाइम्स E/m टाइम्स टाउ, और सब मिला के कितना आया आपका? आया Ne² E/m टाउ। और जे को हम लिखते हैं सिग्मा ई। तो यहाँ से हमें सिग्मा का वैल्यू पता चल गया, सिग्मा ई इजकल टू, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो सिग्मा का वैल्यू आपको मिल गया Ne² τ/m, राइट। और यदि हम रेसिस्टिविटी निकालें, रेसिस्टिविटी जो हुआ है इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपका m/Ne² τ। ये रो का वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो m वो नहीं बढ़ेगा, m कांस्टेंट है, मैंने नहीं बढ़ता है। n भी नहीं बढ़ता है, n तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, कितना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो भी नहीं बढ़ता है, तो ये तीनों फिक्स्ड हैं। लेकिन टाउ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टाउ क्या है? टाउ है मीन कोलिजन टाइम, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा लेटिस से जाकर जो टकराता है, हाँ, वो टकराने में जो एवरेज टाइम लगता है वो। तो यदि टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो इसका स्पीड जो है यहाँ पर वही बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ने की वजह से ये कोलिजन टाइम जो है वो घट जाता है, ये घट गया, कोलिजन टाइम घट गया, डिनोमिनेटर घट गया, तो कोशिएंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल रो जो है सो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में जो है टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो ये टाउ बढ़ जाता है, और इसका रेसिस्टिविटी, ये तो मेटल के लिए है, रेसिस्टिविटी में ये बढ़ जाता है यहाँ पर। और सेमीकंडक्टर में क्या है ना कि सेमीकंडक्टर में सिचुएशन थोड़ा अलग है, ये जो हम बता रहे हैं ये मेटल के लिए है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में यहाँ जो हो रहा है वो भी होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में एक और बात होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n बढ़ जाता है। यहाँ पर n जो है सो फिक्स रहता था ना, n यहाँ पर मेटल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो वो रहते हैं छोटा, n जो है सो छोटा रहता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि कुछ और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, वो जो सिलिकॉन वगैरह है, जिस चीज़ का ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है उससे और अवेलेबल हो जाते हैं, तो n बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और ये n के बढ़ने की वजह से यहाँ पर कंपटीशन हो गया, n इधर बढ़ गया और टाउ इधर बढ़ गया। कहाँ है ये देखिए, n भी बढ़ गया, टाउ भी बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है सो n बढ़ गया है, और टाउ ये एक्चुअली घट जाता है ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। देखिए यहाँ पर तो मैंने लिखा था कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टाउ घट जाता है, क्योंकि कोलिजन टाइम जो है सो घट जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में यदि हम देखें, यहाँ पर इसके लिए रेसिस्टिविटी इस केस के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो है m/Ne² टाउ, राइट। और टेम्परेचर जब हम बढ़ा दिए हैं तो n बढ़ गया और टाउ जो है सो घट गया।
तो टाउ जो घट गया है ई को बढ़ाना चाहता है, लेकिन एन को भी बढ़ गया है तो ई रो को घटाना चाहता है। तो एन का बढ़ता हुआ एन रो को घटाना चाहता है और घटता हुआ रो विथ टेम्परेचर रो को बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर कंपटीशन हो गया, लेकिन यहाँ पर विन करता है ए। ये दोनों में जीतता कौन है? ये एन जीतता है। एन के का जो वैल्यू बढ़ता है विथ टेम्परेचर वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो ये बढ़ाता है इसका रेसिस्टिविटी। तो इस तरह से इसका रेसिस्टिविटी घट जाता है और ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। अब आया है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या कहते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 3.3, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम। देखिए नाइक्रोम यूज कर रहा है, ये निकल क्रोमियम और मेन कंस्टिट्यूएंट है आयरन, ये है। और उसके लिए यहाँ पर ये जो नाइक्रोम जो दिख रहा है उसके लिए ये है। यहाँ पर अल्फा ऑलमोस्ट 0 है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि लग रहा है कि अब काफ़ी अच्छा स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत बढ़िया से फिट होगा यहाँ पर, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर अल्फा 0 के बराबर है, जो वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है वो 0 है। तो नाइक्रोम जो है, सो एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। व्हेन ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट passes through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 ओम। तो रेजिस्टेंस जो है सो 300 केल्विन पर कितना मिला आपको? ये 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, वो आपको दिया हुआ है 75.3 ओमेगा ओम। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, ठीक है 230 वोल्ट से लगा दिया है सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स। हाँ, शुरू में तो अनस्टेडी करंट रहेगा, बाद में स्टेडी स्टेट में आ जाता है टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। करंट यहाँ पर जो आ रहा है सो आपको आ रहा है स्टेडी स्टेट में 2.6 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? अब जो है सो टेम्परेचर कितना है इसका वो बताना है। अब फिर पीछे वाला हम प्लॉट चलते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि नाइक्रोम जो है उसका अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन जो भी छोटा है ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है और इस वजह से ये फॉर्मूला इस पर काफ़ी अच्छा फिट होगा। हाँ, हालांकि मैं यहाँ फिर बता दूं कि इसका जो चेंज है वो बहुत बहुत कम है, एकदम बहुत कम है। देखें आप चेंज कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। चाहे जो भी आ रहा है हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? जो रेसिस्टिविटी का फार्मूला जो था ना, रेसिस्टिविटी जो है किसी टेम्परेचर टी पर कितना होता था, रो पर जो है सो टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा और टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, ये डिफरेंस है टेम्परेचर का। ये रो है और हमें पता है कि R प्रोपोर्शनल रो होता है, तो हम सेम फार्मूला रो के लिए रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सो हम मेजर कर सकते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। और ये रेसिस्टिविटी को हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली से हम मेजर करते हैं और इसे हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। तो हमारे यही काम का ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा काम का है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि रेजिस्टेंस जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, तो ये सेम फार्मूला जो है सो रो के लिए रेजिस्टेंस के लिए लग जाएगा। रो 0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, कोई चेंज नहीं, अल्फ़ा का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए कि शुरू में इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसका रेजिस्टेंस है 75.3 ओम, ठीक है। और उसके बाद में जब इसको यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया, ये जो है सो हीट टोस्टर है, गर्म होगा। हाँ, टोस्टर गर्म होगा, भाई मुझे ब्रेड वगैरह गर्म करना है, ठीक है। तो फिर ये गर्म हो गया, इसका ये टेम्परेचर बढ़ गया है, कुछ ज़्यादा हो गया है 300 से, तो ज़्यादा हो गया 300 से केल्विन से ज़्यादा, ठीक है। और तो रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा होगा, ये टी पर जो है सो कुछ ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? अच्छा, टेम्परेचर पूछा है ये। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए ये जो 0 है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी नहीं है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिखते हैं, यहाँ क्यों ना लिखते हैं RT, टी के जगह पर लिखते हैं T, और शुरू में जो है हमारा जो रेफरेंस है वो 300 है, तो 300 को ही रेफरेंस ले लेते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा कितना है हमें नहीं पता,
T2 कितना है मुझे पता करना है, और T1 जो है वो कितना है, वो यही वाला 0 वाला टेम्परेचर, इस ये किस टेम्परेचर पर था, 300 पर था ना, तो 300 जो है सो ये हमारा है। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T कितना होगा, रेजिस्टेंस एट सम अदर टेम्परेचर, इससे T से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ये वाला उसको टेक केयर करेगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा, यदि T ज़्यादा है तो ये प्लस रहेगा, T 300 से कम है तो माइनस में आ जाएगा अपने आप। तो ये कोई टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं जो कि इस केस में 300 केल्विन है, जो कि रूम टेम्परेचर है, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इसका प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 300 हमें ये पता है, क्या क्या पता है देख लीजिए, ये पता है, अल्फ़ा में नहीं पता है, T हमें पता करना है, ठीक है, और RT भी हमें नहीं पता है। इनफैक्ट अल्फ़ा का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू भी दे दिया है, तो इसमें सब कुछ पता है T छोड़ के, अल्फ़ा पता है, T हमें पता करना है, RT हमें पता है, एक्चुअली कैसे पता है देख लीजिए, यहाँ पर जब उसने करंट जो 2.6 एम्पियर पर फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज कितना लगाए थे, 230 वोल्ट, और करंट कितना बह रहा है, 2.68 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, शुरू में जो है स्विच ऑन करने से पहले इसका रेजिस्टेंस है 75.3 ओम, स्विच ऑन कर दिए, स्टेडी स्टेट खत्म हुआ, तो अब जो गर्म हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया टोस्टर का, तब इससे ज़्यादा आएगा आपका रेजिस्टेंस, ये वही रेजिस्टेंस है टी पर, और टी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फिर 300 से ज़्यादा है, क्योंकि गर्म टोस्टर है, गर्म कर रहे हैं। आप निकाल के देखिए, आर टी आ गया आपका 230/2.68, आप इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 85.82 ओम, ये आपको मिलता है, ये करंट से पता कर लिए। तो ये जो है आर टी का वैल्यू देखिए ज़्यादा आया, इससे 75 से ज़्यादा आया क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसी दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस सब वैल्यू को, और अल्फ़ा भी हमें पता है यहाँ पर, तो हमारा टी निकल जाएगा। तो आर टी कितना है 85.82, आर 300 कितना है 75.3, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴, और ये टी हमें नहीं पता और 300 पता है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा T इज इक्वल टू एक्चुअली आपको मिलेगा T माइनस 300, राइट, T माइनस 300 वो आएगा आपको 820 डिग्री सेल्सियस आया। तो इसको भी डिग्री यहाँ पर हम क्यों ना लिख दें ये, या आप अपने तरीके से इसे कैलकुलेट कीजिए, तो आपको आएगा ये इतना नहीं आएगा, 820 आएगा ये आपका वैल्यू, और यहाँ से आप जो है सो टी निकाल सकते हो, कितना आया 820 प्लस 300, ये कैल्विन में है क्योंकि मैंने कैल्विन में लिखा था, राइट। आप यदि आपको इसको डिग्री सेल्सियस में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इसको कैसे बना सकते हो आप डिग्री सेल्सियस में, तो इसके लिए सिंपली जो है सो 820 प्लस 300 माइनस 270 कर देते हैं, 273, ये दोनों मिलकर 27 हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये आपका आ गया डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन नहीं रहा अब ना, 273 मैंने माइनस कर दिया तो ये डिग्री सेल्सियस आ गया, और ये आ गया 847 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो लगभग 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, जो 300 डिग्री 30 डिग्री था उससे बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है सो हम लोग कई तरीक़ों से बना सकते हैं ना, थर्मामीटर जो है सो प्रॉपर्टी मटेरियल के जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके एक्सप्लॉइट करके हम लोग बनाते हैं। मरकरी का थर्मामीटर जो हम लोग घर में रखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर है
मरकरी वाला, उसमें क्या हम यूज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसे एक कैपिलरी में डाल दिए हैं अंदर में ग्लास का ट्यूब बना के, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका हाइट ऊंचा हो जाता है। और उसके बाद हमने कैलिब्रेट कर लिया कि यहाँ पर आएगा तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ पर आएगा तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऐसे करके कर लिया है। तो थर्मामीटर वहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो थर्मल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सो हम सेम प्रॉपर्टी जैसे कि आपको देखा है यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो है टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है विथ टेम्परेचर। डेल्टा थीटा बढ़ा दीजिए आप तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके हम थर्मामीटर बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा थर्मामीटर बनता है। बस इसमें कि बिजली थोड़ा सा पास करना पड़ेगा तो बैटरी लगा देंगे। तो यहाँ पर वही है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और इसके लिए प्लेटिनम यूज़ किया गया है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसका डायमेंशन में चेंज नहीं आता है, बहुत कम आता है। और जब डायमेंशन में बहुत कम चेंज आता है तो क्या होता है कि ये आर जो है सो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। तो डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए, इस वजह से प्लेटिनम यूज करते हैं कि डायमेंशन चेंज ना हो, नहीं तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। और हम की मेरा ये जो फार्मूला है वो इसके फार्मूला पर बेसिस पर है ना, ये जो फार्मूला है एक्चुअली रो के लिए पर बेसिस है। और जितना टेम्परेचर रेंज पे हम काम करना चाहते हैं एल और ए यही चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस वहाँ से भी चेंज हो जाएगा और तो हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक ऐसा मटेरियल लेते हैं कि जिस टेम्परेचर रेंज में हम काम करना चाहते हैं वहाँ पर उसका डायमेंशन चेंज ना करे, और प्लेटिनम उसके लिए परफेक्ट है। ओके तो यहाँ पर जो है सो आइस पॉइंट पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस पॉइंट कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, इसको R0 कहते हैं, 5 ओम है। और स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जिस टेम्परेचर पर स्टीम बनता है, पानी बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वहीं पर स्टीम बनता है, इसको 5.23 ओम कहते नहीं है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, हॉट बाथ है मतलब अब कितना है हॉट बाथ, तो दोनों के बीच में होगा कहीं पर, ये बोल रहा है हॉट बाथ है तो नहाने के लिए ही होगा, नहाने के लिए होगा तो ठीक है, 100 से ज़्यादा में तो जल जाएगा ना। या फिर यदि ये किसी और बात की, जैसे ये हॉट बात कर रहा है तो मैंने नहाने के लिए यूँ कह रहा है, मान लीजिए या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, तो हम मान लेते हैं थीटा है जो मुझे पता करना है। तो उसमें उसको जो है सो टेम्परेचर को उस बाथ में जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा है, इसको डाल दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795, 5.795। ओके यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये टेम्परेचर थीटा जो है सो 100 से भी डिग्री से भी ज़्यादा है। मतलब ये हॉट बाथ जिसको कर रहा है नहाने के लिए नहीं है, ये हॉट बाथ जो है पकौड़ा बनाने के लिए है या कुछ और पकवान बनाने के लिए, ठीक है। कितना लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं मैंने, ओम लिखे हैं क्या लिखे हैं, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा हो गया। ओके कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ये थीटा जो है उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो पहले यही फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम यहाँ पर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। आर थीटा इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा, अल्फा थीटा नहीं है ये डेल्टा थीटा है, और डेल्टा थीटा भी हम क्यों लिखें, एक देखिए हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और एक जो है सो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 हमारा रेफरेंस ले लेते हैं। तो ये इसको ऐसा करते हैं, इसको ना हम पहला केस के लिए लिखते हैं, सेम फार्मूला लिखते हैं पहला केस के लिए। यहाँ पर R100 इक्वल टू R0, 0 to 100 जा रहा है उसके लिए हम लिखते हैं, ठीक है। R0 1 प्लस अल्फ़ा, और ये टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना हो गया, 0 से 100 गया, मतलब हमारे पास जो फार्मूला आया वो है R0 इजकल टू R100 इजकल टू R0 1 प्लस 100 अल्फ़ा। एक इक्वेशन ये आया। दूसरा इक्वेशन जो मुझे पता करना है तो ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर कहेंगे आर थीटा इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा, टेम्परेचर में चेंज कितना आया 0 टू थीटा, तो थीटा कह दिए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन है। पहला अननोन है अल्फ़ा, हमें नहीं पता, और थीटा हमें नहीं पता, हमें सिर्फ थीटा पूछा गया, ठीक है। तो क्यों नहीं अल्फ़ा यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम वही करते हैं। इधर इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 से अल्फ़ा की वैल्यू कितना आया,
आया वो R100 माइनस R0 बाय R0 टाइम्स 100, ये है अल्फा की वैल्यू। R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 बाय 100 अल्फा। ठीक है, अब 2 से चलते हैं। 2 से क्या है हमारा अल्फा, यहाँ से कितना निकला 2 से, इससे निकला आर थीटा माइनस R0 बाय कितना R0 टाइम्स थीटा। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कहें, और ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेट कर देते हैं। दोनों जगह अल्फा है और अल्फा हमसे पूछा नहीं गया है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें थीटा के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसे हम फार्मूला के रूप में याद भी रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, आर थीटा माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 टाइम्स थीटा, और इधर हो गया आपका R100 माइनस R0 बाय R0 टाइम्स 100। R0 खत्म और थीटा यहाँ पर आ गया आपका, कितना आ गया थीटा, थीटा इक्वल टू आर थीटा माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 टाइम्स 100। ये आपका एक फार्मूला आ गया। यहाँ पर देखिए, इस फार्मूला में आपको केयरफुल रहना है कि आपने स्टार्ट किया है पहले 0 डिग्री सेल्सियस से, सम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। ये R0 मैंने 0 डिग्री सेल्सियस वाला है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला है, और ये 100 वही लिखा हुआ है 0 से 100। ये R0 तो वही 0 वाला है, और आर थीटा जो है थीटा पर जिसका टेम्परेचर जो कुछ है कहीं भी हो सकता है, ये थीटा है, आर थीटा है। तो यहाँ पर रेफरेंस आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा नहीं कीजिए कि रेफरेंस जो है सो आप 5 डिग्री सेल्सियस से यूज कीजिए, वो नहीं कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस से आपको यूज करना पड़ेगा, और नहीं तो नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो अब ये फार्मूला बन चुका है, आप सबका वैल्यू रखते हैं और थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर थीटा कितना बोला था क्वेश्चन में, देखिए 5.795, सब्सटीट्यूट करते हैं 5.795 माइनस R0 कितना था, R0 5 है, 5 है, ये वाला बोला था 5.23, मेरे ख्याल से 23 है, ये 5 है, देख लीजिए, हाँ 23 है, टाइम्स 100। ये कितना आ गया, ये आ गया 0.795, 0.23, और ये है 100। तो सब मिला कर आ गया आपको 795 बाय 23। एक जीरो ले लेते हैं यहाँ पर, और इधर 2 ठो जीरो है, एक काट दिए। अब जो आया सो आपका आंसर है 7950 बाय 23। कितना आ जाएगा आपको, इतना डिग्री सेल्सियस। हम सेल्सियस में लिख रहे हैं क्योंकि सारा कुछ सेल्सियस में लिखा गया है। यहाँ पर जो थीटा है वो मैं ये देखिए 100 जो है सो डिग्री सेल्सियस है, आप याद रखिए। यहाँ पर ये 100 जो मैंने लिखा है, देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन नहीं है। तो सब कुछ डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, इसलिए फाइनल आंसर भी डिग्री सेल्सियस में होगा। आपको फिर एक बार हमें याद दिला दें कि ये डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है वो डिग्री केल्विन में जो चेंज है वो दोनों सेम होता है, लेकिन ये डिग्री थीटा डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं सेम होता है केल्विन डिग्री में। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं कह सकते 0 केल्विन, क्या कहना पड़ेगा आपको, आपको कहना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब लेकिन यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जाएं तो हमारा जो चेंज आया कितना आया, 10 डिग्री सेल्सियस आया। अब वही जो है केल्विन में यदि है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री प्लस 273, यहाँ से हम बढ़ के जाएं यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 प्लस 273। तो अब जो चेंज आया हमारा केल्विन स्केल में, देखिए 273 चला गया, आया 10 आया, एक्जैक्टली सेम आया। तो इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों सेम होता है। कोई तीसरा स्केल नहीं ले लीजिएगा, आप डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं ले लीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए अलग फार्मूला चलता है, ये केवल डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन के लिए है। एनीवे, तो इस तरह से आपका ये टेम्परेचर निकल गया कि वो बात का टेम्परेचर जो है 342 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.4। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है।
तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। यदि समझने में कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।